हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सब? सेकेंड सेमेस्टर आपके निकल गए, फोर्थ सेमेस्टर आपके निकल गए और आप धीरे से सिक्स सेमेस्टर में पहुंचने वाले हो। फिफ्थ के आपने पेपर दे रखे होंगे, ठीक है। तो आपको मैं आज बता दूं, जो आप सिलेबस का मैं डिस्कशन करने वाला हूं, ये सिलेबस हार्ड कोर पेपर वन पेपर टू, जैसा कि आप सब जानते हो थर्ड ईयर में आने पर सिर्फ आपको दो ही सब्जेक्ट लेने होते हैं। तो दो सब्जेक्ट लेने की वजह से आपको एक सब्जेक्ट में दो पेपर हो जाता है। तो यहाँ भी केमिस्ट्री में आपके दो पेपर है, जिसमें आज पहले पेपर का मैं सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ। पहला सिलेबस जो है पूरा ऑर्गेनिक सिंथेसिस है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस का मतलब होता है हार्ड कोर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का सारा सबसे डीपेस्ट पार्ट जो होता है वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में होता है। आज का जो सिलेबस डिस्कशन है, आप देखोगे कि जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है वो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक का बेसिक जो ढांचा है उसके आगे निकल चुका है। आप बेसिक चीज़ों से बहुत ऊपर आ जाओगे। अब यहाँ पे आपको कंप्लीट रिएजेंट्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सिंथेसिस और किस तरह से आपके इनोलेट काम करते हैं, इनोलेट की स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे वर्क करती है, इस पे बेसिकली फोकस करना है। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सीयूटी प्रेप पे। आपने पीछे भी मेरे लेक्चर पढ़े होंगे। जिन लोगों ने फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन दिए होंगे उनको पता होगा कि मैंने दो चैप्टर जो पढ़ाया था, तीन चैप्टर, उसमें से सारे क्वेश्चन आपके आ गए थे। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपने कर रखे होंगे। जो लोग नहीं किए होंगे, यूट्यूब से नहीं पढ़ा होगा जाके एक बार भी, वो लोग अच्छे से देख लेना। आपको थोड़ा नुकसान हुआ होगा या आप हो सकता है पूरा अच्छे से ना कवर कर पाए हो या कर भी लिए हो, जैसे भी मुझे नहीं पता। बट अगर नहीं कर पाए हो तो इस बार जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस बार का टाइम आपको और भी कम मिलेगा। बहुत ही छोटा सा गैप मिलेगा अगले सेमेस्टर आने में, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर खत्म होते ही फोर्थ आ जाता है, फोर्थ खत्म होते ही थोड़ा गैप मिलता है फिफ्थ के लिए। बट फिफ्थ के बाद जो सिक्स सेमेस्टर होता है, इवेंट सेमेस्टर, आप सब जानते हो कि इवेंट सेमेस्टर के लिए टाइम बहुत ही कम मिलता है। बहुत शॉर्ट टाइमिंग में आपको काम करना होता है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन ये मार्च के अराउंड खत्म होगा और उसके बाद आपको अगला एग्जामिनेशन मई में या जून में हो जाने हैं। बहुत कम टाइम मिलेगा पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी। हम लोग ज़्यादा पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना भी बहुत ज़्यादा है, समय भी बहुत कम है, तो चैलेंजेस ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा पहले सिलेबस स्टार्ट करना पड़ रहा है। आपको सब कुछ पता है, पीछे के पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन पता है, कैसे मिड टर्म सेमेस्टर और सब कुछ होता है। यहाँ पे जो सिलेबस है, मैं आपको किस लेवल का पढ़ाई करना है उस पर एम्फेसिस, अपना फोकस डालना चाहता हूँ। आइए जल्दी से देख लेते हैं सिलेबस में क्या है। सिक्स सेमेस्टर का पढ़ाई करनी है, पूरे सिलेबस है। आपको लिंक नीचे दे रखा हूँ, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप इसको सेव करके रख लीजिएगा अपने फ़ोन में सिलेबस देखने के लिए, ठीक है। अब देखो शुरू कहाँ से करना है। तो ये 6 सेमेस्टर आपको पढ़ने हैं, जिसमें से आप आखिरी सेमेस्टर में हो, इसलिए आपकी एक और चैलेंज बड़ी हो गई है। अब आपको किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकाल के आपको एमएससी के लिए जाना है। आपका ये सिलेबस तो बहुत ही जरूरी होने वाला है। फर्स्ट से लेकर फिफ्थ में आपको याद रखना है, सिक्स्थ आपको पढ़ना है, नहीं तो एमएससी में अच्छी जगह एडमिशन नहीं होगा तो फिर आप भटकोगे। तो एमएससी में अच्छी जगह एडमिशन चाहिए, देन आपको अच्छे से पांचवा सेमेस्टर तक भी पढ़ना है और छठा भी पढ़ना है। तो आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न बच्चों वही हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। पैटर्न में आपको थियरी एग्जामिनेशन होना है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दोनों होने ही हैं। थ्योरेटिकल आपको पता है कि 75 नंबर का होता है एक सेमेस्टर में और 25 नंबर का मिड टर्म होता है। दो पार्ट में डिवाइडेड है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन 75 और मिड टर्म एग्जामिनेशन 25। मिड टर्म में आपको पता है तीन चीज़ें होती हैं, सेमेस्टर में सिर्फ एक चीज़ें होती हैं। सेमेस्टर आपको जाकर 75 नंबर दे आना है, 2 घंटे का पेपर होगा। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ तो, ऑब्जेक्टिव हुआ तो हो सकता है ये बदल जाए, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे हो जाए, क्योंकि आपने अभी तक जो इवेंट सेमेस्टर दिया है आप सबने ऑब्जेक्टिव दिया होगा, है ना। आगे आप लोग क्या देने वाले हो अभी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, इस पर कोई क्लियर अभी व्यू नहीं है। वो सब्जेक्टिव हो सकता है और ऑब्जेक्टिव हो सकता है, दैट विल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। टाइमिंग कितना रहता है उस पर यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, तो उसका चिंता मत करिए, वो टाइम पे पता चलेगा। अब ये सारा पैटर्न आपको पता है, रिटर्न ऑब्जेक्टिव होगा, असाइनमेंट वाइवा होगा, अटेंडेंस, ये सब होता है, आप लोग देते आए हो। कुछ लोग बहुत अच्छा करते हो, कुछ लोग बहुत खराब करते हो, वो आपका अपना पर्सनल इशू है। बट ये तीनों चीज़ें होंगी, इसके लिए हमेशा तैयार रहना। हमेशा ये होता है और हमेशा होता रहेगा, ठीक है। सिलेबस पे आते हैं, जो मेन हमारा फोकस है, जो मेन हमारा सिलेबस की बात करनी है। देखो ये एकदम न्यू होने वाला है। एकदम न्यू का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे आपको जो चीज़ें पढ़नी है, हार्ड कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, मतलब कि थोड़ी भी लापरवाही नहीं, अब एकदम नहीं लापरवाही कर सकते हो। और आपको पढ़ना बहुत डीप में है। रिएजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, रिएजेंट जो होते हैं अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होता है। वो कई सारे केमिकल मॉडिफिकेशन लाते हैं और इसमें जो रिएजेंट्स हैं वो बहुत ही नए रिएजेंट्स होंगे, कई सारे जो आपने अभी तक सुने भी नहीं होंगे। जैसे आप देख लो, कुछ नाम सामने आपके दिखाई दे रहे होंगे। पहला है DDQ, कैन फेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेलेनियम ऑक्साइड MCPB, जॉन्स ऑक्सीडेशन, PCC, PDC, PFC, कॉलिन्स रिएजेंट, रुथेनियम टेट्राऑक्साइड, रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्रेट, लिथियम
एमपीवी रिडक्शन, बर्ड्स रिडक्शन, विल्किंसन कैटलिस्ट, डाइबॉल एच, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ रिएजेंट्स हैं जो हमें अच्छे से पढ़ना है, जिनकी केमिस्ट्री हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है। मैं पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, बिकॉज आई एम स्पेशलाइज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ये तो मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाला हूँ, आपको मज़ा भी बहुत आएगा, इसके लिए आप एकदम चिंतित ना हो। ये दिस इज माय फेवरेट टॉपिक, मैं यहाँ से आपको अच्छा काम कराऊंगा, ठीक है। पहला यूनिट था वो। दूसरा यूनिट है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स, है ना। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ते हो आप सबने बहुत पहले ग्रिग्नार रिएजेंट के बारे में पढ़ा होगा, थोड़ा सा ही पढ़ा होगा ग्रिग्नार रिएजेंट। यहाँ पर उससे भी आगे की और भी रिएजेंट्स जो पढ़ने हैं, तो आपको ऑर्गेनो मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड पढ़ना ही है। इसके अलावा आपको पढ़ना है ऑर्गेनो जिंक, फॉर्मेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स। तो 3 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ने हैं, ऑर्गेनो जिंक, ऑर्गेनो लिथियम और ऑर्गेनो मैग्नीज। तो ये तीनों रिएजेंट आपको अच्छे से पढ़ने हैं और हम लोग इसको पूरा ढंग से पढ़ेंगे, इनकी सिंथेटिक एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। आपने एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा होगा, ग्रिग्नार्ड से अल्कोहल बनता है, और ग्रिग्नार्ड का अटैक करा दें। ग्रिग्नार्ड के कई प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाया हूँ, आगे भी आपको इसका पूरा रिएजेंट के मैकेनिज्म के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट है केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो कंप्लीट एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर आपको इधर कवर करना है, सब कुछ इसमें। बहुत बड़ी चीज़ है ये छोटी बात नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे काम का चैप्टर होता है। यहाँ पे बहुत सारे नेम रिएक्शंस आते हैं, बहुत सारे, देखो नाम दिखाई भी दे रहा होगा आपको, बेंजोइन कंडेंसेशन, एल्डोल, परकिंस, नोवेंजल कंडेंसेशन, अमोनिया बेटिक रिएक्शन, मैनिक रिएक्शन, वोल्फ किस्नर क्लेवेंसन रिडक्शन, एमपीवी रिडक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, हेलोजिनेशन, इनोलाइजेशन, बहुत सारे नेम रिएक्शन आते हैं इसमें। इसके बनाने के मेथड में भी रोजनमुंड आता है, स्टीफन्स आता है, डाइबॉल एच आता है, गटरमैन आता है, गटरमैन कोच आता है, इटार्ड आता है, बहुत सारे रिएक्शन आते हैं। सो आप देखोगे नेम रिएक्शन का भंडार है ये, यहाँ पे भरपूर नेम रिएक्शन, 2-4 आपने पढ़े होंगे 5th सेमेस्टर में, बट यहाँ पे सब के सब नेम रिएक्शन ही पढ़ने हैं। सो समझ रहे हो ना कितनी पढ़ाई करनी है, जम के पढ़ाई करनी है। एल्डिहाइड कीटोन के बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर फंक्शनल डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो फंक्शनल डेरिवेटिव है वो आपके एस्टर है, अमाइड है, एनहाइड्राइड है, ये सब आपको, एसिड क्लोराइड, इनकी सारी रिएक्टिविटी, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज सब कुछ पढ़नी है। सो कंप्लीट कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी, उनके प्रिपरेशन के मेथड्स, उनके जितने भी डेरिवेटिव हैं, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एरेपिक एसिड, थैलिक एसिड, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, सब पढ़ना है बच्चों, जम के पढ़ना है ना, भरपूर। मतलब समझ लो इस बार जो पढ़ाई का लेवल है वो एकदम बोरिया में भर के पढ़ना है, एक बोरा पढ़ना है, मतलब छोटे से काम नहीं चलेगा, खूब डीप में पढ़ना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इसके डेरिवेटिव कंप्लीट, और ये मैकेनिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा नंबर, यहाँ से एक 8-20 नंबर वाला क्वेश्चन मान लो आता ही आता है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, इनोलेट की सिंथेसिस और इनोलेट के एल्काइलेशन, इनोलेट के फॉर्मेशन, इनोलेट के रिएक्शंस, ये सब आपको पढ़ने हैं। और इसके स्टैंडर्ड बुक भी मैं आपको बताऊंगा, इनका एप्लीकेशंस भी बताऊंगा, कीटोनॉल टॉटोमेराइजेशन भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। ये पूरा सिंथेसिस करना है, ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। देन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आप 2 चीज़ पढ़ोगे, एक नाइट्रो कंपाउंड्स पढ़ोगे और दूसरा आप पढ़ोगे अमीन्स। सो अमीन्स में पूरे रिएक्शंस होते हैं भरपूर। नाइट्रो कंपाउंड में बहुत ज़्यादा नहीं, उनके रिडक्शन ही मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके प्रिपरेशन और उनके रिडक्शन। बट अमीन कंपाउंड जो है ना, अमीन कंपाउंड के प्रिपरेशन, उनके रिएक्शंस, उनके केमिकल टेस्ट, डाइजोनियम सॉल्ट का बनना, डाइजोनियम सॉल्ट की कपलिंग, उनके डाई बनाना, ये सब कुछ आपको यहाँ पढ़ना है। सो ये भी आपका एक तरीके से काफ़ी बड़ा और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक होने वाला है। और ये सारी चीज़ें थोड़ा सा क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा, यहाँ उसी का पूरा डेप्थ पढ़ना है। क्लास 12 में जो पढ़ा था उसके आगे का सारा डिटेल पढ़ना है। देन ये आपका नया टॉपिक ऐड होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जो आपके पढ़ते हो 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, बाईसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एक हेट्रो एटम कंटेनिंग और 2 हेट्रोएटम कंटेनिंग सारे कंपाउंड्स होते हैं। हमारे सिलेबस में देखो क्या क्या है, हमारे सिलेबस में बेसिकली है आपके पास क्विनोलिन, आइसोक्लिन, ये बाईसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसके अलावा आपके पास और भी है पायरॉल, फ्यूरॉन, थायोफिन और प्रेडिन। तो देखो पायरॉल, फ्यूरॉन, थायोफिन 5 मेंबर, प्रेडिन 6 मेंबर, इनकी सिंथेसिस, उसके अलावा इनके सारे रिएक्शन, फिर इंडोल, क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन, ये आपको पढ़ना है। इंडोल 2 मेंबर है, मतलब बाईसाइक्लिक, क्विनोलिन बाईसाइक्लिक और आइसोक्विनोलिन बाईसाइक्लिक, इनकी सिंथेसिस, प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस है। सो आप देखो यहाँ पे जो नेम रिएक्शन दिखा रहे हैं, फिशर इंडोल सिंथेसिस, इंडोल के लिए स्क्रॉप सिंथेसिस, क्विनोलिन के लिए, और बिचलन एप्लेस्की जो है वो आपको आइसोक्विनोलिन का सिंथेसिस है। तो ये सिंथेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है
हेटेरोसाइकिल क्योंकि पहली बार आपके पास आ रहा है, तो आपको ये भी पढ़ना है अच्छे से, हेटेरोसाइकिल के रिएक्शंस पढ़ने हैं, हेटेरोसाइकिल की रिएक्टिविटी, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, सिंथेसिस, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट आपका यूनिट है 8वां नेचुरल प्रोडक्ट। तो नेचुरल प्रोडक्ट में अभी आप लोगों ने जो नेचुरल प्रोडक्ट जानते हो यही सुना होगा ना, एल्डिहाइड वो है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, ना ही उसके आगे जो एल्केलॉइड्स एंड टर्पिनॉइड्स हैं, यहाँ पे टर्पीन्स और एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड्स का मतलब समझो टर्पिनॉइड्स का, इसमें आपके जो आते हैं बेसिकली कुछ एल्केलॉइड्स होते हैं जो मेडिसिनल यूज होते हैं पर्पज से, जैसे आपने सुना होगा मॉर्फिन, रिसरपिन, ये सब आपके क्या है, क्विनीन, ये सब एल्केलॉइड्स के पार्ट हैं। तो टर्पीन्स एल्केलॉइड्स पढ़ना, नेचुरल अकरेंस, जनरल स्ट्रक्चर एंड फीचर, साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन, एडमी प्रोसेस, मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ निकोटीन, हाइग्रीन, क्विनीन, मॉर्फिन, कोकीन, रिसरपिन, नेचुरल अकरेंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पीन्स, आइसोप्रीन रूल। तो टर्पीन, टर्पिनॉइड्स, एल्केलॉइड्स, इन सब के सिंथेसिस, इनके प्रॉपर्टी पढ़नी है। थोड़ा से पकाऊ टॉपिक होता है, कुछ इंटरेस्टिंग है बट ज़्यादातर पकाऊ है। सिंथेसिस जो होता है इनका काफ़ी बड़ा होता है, अगर आप देखोगे तो मॉर्फिन की जो सिंथेसिस है वो करीब 38 स्टेप में होती है, तो आपको नहीं पढ़ना, उतना डीप में आपको नहीं जाना भी नहीं चाहिए। सो ये आपका पूरा सिलेबस आपने जो देखा पेपर 1 का, अभी पेपर 2 का नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, ये पेपर 1 का सिलेबस है। सो पेपर 1 के सिलेबस के लिए आप पूरी तैयारी कर लो। अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, नेक्स्ट कल से मान के चलो स्टार्ट में कर दूंगा, और बहुत डीप में पढ़ना है क्योंकि पूरी केमिस्ट्री बहुत डीप है, ठीक है। सो ये आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक। सो आई होप कि आप लोग पूरा इसकी तैयारी करोगे अच्छे से, पढ़ोगे अच्छे से। कोई दिक्कत परेशानी होगी मैं सॉल्व करूंगा, ऑर्गेनिक में स्पेशलाइजेशन होने का कुछ तो बेनिफिट आपको मैं दूंगा ही दूंगा। सो पढ़ाई करते रहो, कंटिन्यू लगे रहो। थैंक यू सो मच। जो बच्चे नहीं पढ़े थे पिछली बार उनको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, आपने भी कर लीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग। थैंक यू, इसके लिए पहले ही से बोल दे रहा हूँ क्योंकि हमें पता है एक भी बच्चे को जिसको ज़रूरत होगी उसके पास पहुँच जाएगा तो उसको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। सो टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।